हेलो एवरीवन। घटना चक्र के इस सीरीज में आगे आइए हम देखते हैं। आ, पहला क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक है वो है मौर्य वंश, और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। ये जो है, इसमें हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि वह एक ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, और इसका जो विस्तार था वो ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसका रीजन क्या है कि इसमें जो है इसकी जो सीमा थी वो ना ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से जो है एकबद्ध भी किया था। मतलब वो राजनीतिक रूप से जो है उसने एक करके रखा हुआ था। दूसरा क्या है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो उसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। तो इस प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन है तीसरा। निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे पुराना राजवंश है वो मौर्य है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। आगे हम लोग आ जाते हैं। चौथा है, जिसके ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो क्या है? वो जो है विशाख दत्त की जो बुक है वो है मुद्रा राक्षस। उसमें जो है हम लोगों को विस्तृत इसमें जो है इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसमें क्या है कि चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? तो वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। तो हम लोग इस चीज को जो है थोड़ा सा देख सकते हैं कि उसको क्या कहा गया है। तो जो है वृषल या वो कहा गया है, कुलहीन कहा गया है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनानी लेखक, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोक्रोटस कहा गया था? तो यूनानी लेखक जो है, जो आपका सैंड्रोक्रोटस है, वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। अब इसमें क्या है, इसका ये स्टोरी है, थोड़ा सा सुनिए। विलियम जोन्स जो है एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान जो है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। अब देखिए इसमें क्या है, एक इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि जो एरियन और दूसरे थे प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है एंड्रोकोटस के रूप में वर्णन किया था, जबकि जस्टिन ने, अगर आ जाए एंड्रोकोटस तो क्या होगा? एंड्रोकोटस मतलब एरियन, ए से एंड्रोकोटस, ए से एरियन और प्लूटार्क। लेकिन अगर आ जाए सैंड्रोकोटस तो वहां पे होगा चंद्रगुप्त मौर्य, और जो है सिकंदर के का जो मिलने का जो भेंट का उल्लेख है उसको जस्टिन ने किया है। तो इसमें हो जाएगा आपका जो है आपका जस्टिन का हो जाएगा। एक मिनट। तो सैंड्रो को अब देखिए आगे आ गया कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? तो ये आपका किया जो है जस्टिन ने किया। तो ये चीजें हम लोगों को निकल करके बाहर आ जाती हैं। अब हम आते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां जो आपका क्वेश्चन है, आठवां जो आपका क्वेश्चन है, कौटिल्य जो आपके प्रधानमंत्री थे, जो आपके
कौटिल्य आपके प्रधानमंत्री थे, वो एक किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य जो है इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य, इन दो नामों से उनको जो है हम लोग जानते हैं। और जब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है सम्राट बने जो है, तो वो जो है तो कौटिल्य जो है प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। इन्होंने क्या है, राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। यह भारत में राज शासन के ऊपर, ये भी पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र है वो किसके ऊपर लिखी गई है? तो राज शासन के ऊपर जो है उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। देखिए, इनका नाम जो है पुराणों में इनका नाम द्विजन मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है भी कहा गया है। तो ये देखिए, आ, हाँ, अब देखिए क्या है, ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की गई है। पुराणों में इन्हें जो है द्विजन या श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है, तो चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्राटमैन के अनुसार, किसके अनुसार? ट्राटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गित किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है, तो विष्णुगुप्त ही हम लोग टिक कर देंगे। ऑप्शन क्या है आपका? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त है। और और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पे आधारित है? तो जो आपकी कौटिल्य की पुस्तक है वो आपकी जो है आपका इनमें से कोई नहीं, चूंकि वो राज्य प्रशासन के नाम पर है, ये आर्थिक संबंध नहीं है, ये नहीं, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये राज्य शासन के रूप में जो है इसको लिखा गया है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो शासन के सिद्धांत की एक पुस्तक है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का सातवां अंग कौन सा होता है? तो क्या होता है? मित्र होता है। मित्र क्या है, आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सुहृद मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांतों के अनुसार जो है राजा का सातवां अंग है। सुहृद या मित्र जो है वो राज्य के जो है कान होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के कान हैं। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। जो राजा के मित्र होते हैं वो शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में जो है, देखिए एक क्या होता है कि आदर्श मित्र होता है, एक क्या होता है आर्टिफिशियल होता है। तो जो आपका सहज यानी जो कि आइडल फ्रेंड होता है वो अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र जो है लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उनका विनाश जो है जरूर होता है। तो आज आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक जो है नीतियों पर डाला गया है। राजनीति शास्त्र का एक जो है ये ग्रंथ है। तो हम लोग जो है ये 40th
क्वेश्चन तक हो गया है। अब आते हैं 50 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के अब देखिए, स्ट्रैबो एक जो है आपके वो हैं, मतलब इतिहासकार हैं। इनके अनुसार जो है सीरिया के राजा, इनके अनुसार जो है के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डीमेके डिमेकस या डाइमेकस नामक अपने एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह जो है मेगास्थनीज के स्थान पर आया है। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है कि किसके स्थान पे आया था। तो ये जो है मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। आ जाते हैं 70th क्वेश्चन पे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीत कर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख जो है किस ग्रंथ में है? तो इसका जो उल्लेख है वो बुद्ध घोष की संतम पासदिका में है। तो क्या है इसमें? बिंदुसार के शासन काल में क्या हुआ था कि अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख कहाँ पे दिया गया है? इसका उल्लेख जो है बुद्ध घोष की जो एक बुक है सामंत पास पासादिका। तो ये जो है ये भी आ सकता है कि ये किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि ये बुक जो है सामंत पासादिका जो है उसमें लिखा गया है। और दिव्या दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का उपराजा या वाइसराय था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद जो है कहाँ है? तो मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके दो भाग के, उत्तरी और दक्षिणी, हम आपको ये समझा भी चुके हैं कि इसकी जो है दो राजधानी थी, एक उत्तरी एक दक्षिणी। तो उत्तरी की राजधानी थी ऊ से उत्तरी, तो ऊ से था उज्जैनी। और जबकि जो दक्षिणी थी उसकी राजधानी थी माहिष्मती। क्या थी? माहिष्मती। जो हम लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है तो उसमें भी माहिष्मती था। 18वां क्या है? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः किससे बना है? तो जो आपका चंद्रगुप्त का जो महल है वो मुख्यतः जो है लकड़ी का बना हुआ है। ये क्या है? लकड़ी का। तो ऑप्शन सी इसमें क्या है? आप ऐसा समझिए, बिहार में क्या है कि पटना या पाटलिपुत्र के समीप कहाँ पे बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से, अब ये क्या है? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है तो ये बिहार स्पेशल के रूप में जरूर में पूछा गया है इतना डीप में। तो आप लोग इसको समझ लीजिए कि जो है इसका कहाँ पे? तो बिहार के पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष जो है प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में जो लाने का श्रेय है वो स्पूनर महोदय का है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजा राजप्रसाद के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। अब ये देखिए, ये जो है आपका यूपी पीसीएस के मेंस में पूछ लिया गया कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो जो है ये आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था तो क्या था? तो ये पाटलिपुत्र का स्थान था। तो जो आपका स्पूनर महोदय हैं उन्होंने क्या इसे प्रकाश में लाया? बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष जो है मिले हैं।
तो आज आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस मौर्य साम्राज्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय किसने प्राप्त किया था? तो इसमें जो है चंद्रगुप्त ने प्राप्त किया था। इसमें क्या है कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की जो विजय है अ, दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही किया था। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में जो है विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करता है। तो इसलिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य होगा। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो ये देखिए घुमा के क्वेश्चन आ गया, इसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। तो हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं। और 23वां क्या है? अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो पश्चिम ये हो जाएगा आपका रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो क्या है 150 ईस्वी के रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में अनारत और सौराष्ट्र, वो आजकल क्या है गुजरात में है, प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। तो अगला क्वेश्चन आ जाते हैं सेल्यूकस जी। एक मिनट। हाँ, तो ये इसमें हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदामन का अभिषेक। हाँ, अगला है, ये हो गया। हाँ, हम लोगों ने तो इसमें भी हाँ हो गया, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। हाँ, सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो जो है इसको चंद्रगुप्त ने हराया था। बाद में इसने क्या किया था, अपनी बेटी हेलेन की जो है इससे शादी कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये रहा 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो आरओ का क्वेश्चन है, इसलिए ये 305 ईसा पूर्व में जो है 3-5 से याद रखिएगा, 305 ईसा पूर्व में हुआ था। दिया गया मानचित्र संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये अशोक से कि ये जो है, तो भैया जो सबसे इतना ज्यादा जो जीता गया था, ये जो है अशोक से उसके शासन काल के अंतिम समय में जो है अ, उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर, किसको छोड़कर? असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारत अशोक के साम्राज्य का के अंतर्गत था। ये बात सही है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राज धर्म की स्थापना की? वो है अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह का अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक का धम्म जो है सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था। जो सबसे खासी बात है कि इनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे, सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा जो है उसके
विभिन्न आयाम थे। अब आ जाते हैं 29वें क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वो श्रीलंका है, वो सम्मिलित कभी नहीं था। तो श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है, सेकंड शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड, सतयुत, केरलपुत एवं तम्रपति मतलब श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या समीपवर्ती राज्य कहा गया है। तो अब एक खासी बात यह है कि कौन कौन से ऐसे राज्य थे जहां पर नहीं था। तो हम लोग देख लेते हैं, एक तो था चोल, दूसरा है पांड, तीसरा है सतपुत्र, केरलपुत्र एवं तम्रपर्णी यानी श्रीलंका। अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेखों से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का हुआ है, मतलब का वर्णन हुआ या उल्लेख हुआ है? तो आपका जो है सेकेंड शिलालेख में इसका जो है वर्णन हुआ है। अशोक का जो अभिलेख को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? शिलालेख है। दूसरा क्या है? स्तंभ लेख है। तीसरा क्या है? गुहा लेख है। तो अशोक का द्वितीय वृहद शिलालेख में जो है आपका चोल, पांड, सतपुत, केरलपुत आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। 31वां क्या है? भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है अशोक ने ही करवाया था। तो अशोक ने ही करवाया था। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशोक ने बौद्ध होते हुए अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है देवानामी प्रिय की उपाधि। तो क्या है? अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पे भाई साहब बैठे तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग उनका राज्याभिषेक हुआ। इन उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देव नाम प्रिय देवनाप्यदिस कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। 33 क्या है? निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिला है? तो किस स्रोत में मिला है हम लोग इसको देख लेते हैं। ये है आपका जो है सिंहली अनुश्रुतियों, किसमें किसमें? दीप वंश, ध्यान दीजिएगा, दीप वंश तथा महावंश में, मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा? सिंहली अनुश्रुतियों, दीप वंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगली पुतिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने किया था। 34वां क्वेश्चन क्या? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। RVPK इसका शॉर्टकट है। तो जो पहली सभा हुई थी वो हुई थी राजगीर में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और जो है चौथी हुई थी जो है आपकी कुंडलवन कश्मीर में। राजाओं का नाम का शॉर्टकट क्या है? AKAK। तो क्या हो गया? अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है। तो ये शॉर्टकट कुछ आप याद रखें। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो चंद्रगुप्त तो नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो इसमें जो है दूसरा और चौथा है, तो ऑप्शन डी हो गया। मौर्य शासकों अशोक और उसके पौत्र जो है दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवानामिप्य का उपाधि जो है धारण करता था। ये एक फैक्ट है, इसको आप लोग
याद रखिएगा। रज्जुक था। रज्जुक कौन था? तो रज्जुक जो है मौर्य शासन में अधिकारी थे, जो मौर्य शासन के अधिकारी थे। इसमें क्या है, अशोक के अभिलेखों में जो है, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जिकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंप कर आश्वस्त हो जाता है, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। सार्थ साथ सार्थवाह सार्थवाह किसे कहते हैं? तो सार्थवाह जो है व्यापारियों के काफिलों को कहते हैं। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों या कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। इसका उल्लेख कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। 38वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो जो है अग्रहरी नहीं था, युक्त था, प्रादेशिक था, तो राजुक था, तीनों थे। तो क्या था, युक्त कौन थे? तो युक्त जो है ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। युक्त कौन था? वो जो है जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक कौन था? ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में इन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया था। और प्रादेशिक कौन था? तो प्रादेशिक से आप समझ सकते हैं, यह मंडल का जो है प्रधान अधिकारी था। कौन था? यह मंडल का जो है प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। ये जो है वर्तमान में क्या था? ये वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। इसको जो है न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। जो प्रादेशिक था वो न्याय का भी कार्य करता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो सारनाथ स्तंभ का जो जो आपका निर्माण करवाया वो आपका अशोक ने करवाया। ये जो है सारे जो आपके मौर्य कालीन जो सभी स्तंभ हैं वो चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो जो है सांची जो है इसको सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। स्थापत्य कला की दृष्टि से स्तूपों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। तो ये जो है सही है। जबकि भरतों का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरतों के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिलों में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कार्लिन मैकेंजी ने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप जो है गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। सांची का स्तूप जो है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। किस विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी है? तो जो है कांकड़म है। अब क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित है। ये बात तो हम लोगों को पता है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर जो है कई स्तूपों का निर्माण किया गया। इस कारण इससे महावंश में चेतीय स्तूपों का दूसरा नाम गिर भी कहा गया है। 4ठी सदी के गुप्त लेख में इसका नाम काकड़म या
महाविहार मिलता है। यहाँ पर कुल 3 स्तूप हैं। स्तूपों की संख्या 1 जो है प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम्म महामात्रों के अवशेष तथा स्तूप संख्या 3 में सारिपुत्र तथा मौद गलायन के भस्म पात्र उपलब्ध हैं। इन स्तूपों का निर्माण जो है अशोक के द्वारा कराया गया, जिसे सुवर्ष में अर्धवृत्ताकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया था। तो ये चीजें हम लोग समझ लेते हैं कि जो है गुप्त लेख में इसका नाम क्या है, तो एक काकड़म है। आ जाइए। अब क्या है इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए भाई, श्रावस्ती है आपका, ये है सहेड़ महेश, तो डी का चौथा हो गया, तो ये ऑप्शन सही है या आपका ये सही है। अब हम लोग ए का देख लेते हैं, कौशाम्बी। कौशाम्बी का है घोषित राम मठ। आ, घोषित राम मठ है वो कौशाम्बी में है। अब आपको ये बताना है कि उस वहां का मुख्य राजा कौन था जब जो है गौतम बुद्ध वहां पे गए थे। कुशीनगर में क्या है, तो वहां पे है राणा भर स्तूप। सारनाथ में क्या है, सारनाथ में है धमेख स्तूप। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रावस्ती जो है आपका सहेड़ महेट है। तीर्थ स्थल के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, जिन्होंने किस मार्ग का जो है आपका अनुगमन किया। तो उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपका जो है तो लुम्बिनी का किया। एक मिनट देख लेते हैं हम लोग। तो इन्होंने किसका किसका किया, तो जो है आपका पहला तो लुम्बिनी का किया। उसके बाद ये फिर कपिल वस्तु गए। उसके बाद जो है फिर गया गए। देखिए, लुम्बिनी गए, फिर कपिल वस्तु, फिर उसके बाद कहाँ गए, फिर गया गए, फिर सारनाथ गए। उसके बाद जो है आ, इसके बाद वो आपका जो है श्रावस्ती गए। तो आप लोग इसको देख लेते हैं। अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार धर्म बौद्ध धर्म, एक मिनट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने क्या किया कि अखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी थी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया तथा 20वें वर्ष बाद रूमन देई अभिलेख रूमन देई गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। तो पहला क्या है, लुम्बिनी है। दूसरा क्या है, कपिल वस्तु है। फिर बोध गया है, फिर सारनाथ है, फिर कुशीनगर है, फिर श्रावस्ती है। तो हम लोग ये देख लिए हैं। अशोक जो है, सबसे बड़ी बात, अशोक के शिलालेख में क्या प्रयुक्त हुआ है। तो अशोक के शिलालेख में जो है प्राकृत भाषा जो है आपकी उपयोग हुई है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें हमको कौन सी, अशोक का जो शिलालेख है वो मुख्यतः इसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। पहला क्या है, शिलालेख। दूसरा क्या है, स्तंभ लेख। तीसरा क्या है, गुहा लेख। शिलालेख
14 विभिन्न लेखों का समूह है, जो 8 भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान क्या हैं? शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुंडी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी ना होकर खरोष्ठी है। ठीक है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से अरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख जो है प्राप्त हुआ है। और जो है हम लोग इसको देख लेते हैं। 47th में हम लोग इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? वो है शहबाजगढ़ी। वो है शहबाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? पत्थर में जो है प्राचीनतम अभिलेख जो है पत्थर में प्राचीनतम अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उत्पादन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो पत्थर की पट्टिका पर किया गया। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। प्राचीन हाँ 52 के बाद आ जाते हैं 53 में। अशोक के शिलालेखों के पढ़ने वाला प्रथम आपका अंग्रेज कौन था? तो आपका जेम्स प्रिंसेप था। सम्राट अशोक के राजादेशों को सबसे पहले विकूटन डिस्फाइपर किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो क्या थे? तो खरोष्ठी लिपि में थे। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्ठी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेखों कौन कौन से अभिलेख? शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी ना होकर के खरोष्ठी है। तो जो है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम में अशोक के शिलालेख क्या थे? तो जो है खरोष्ठी में थे। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चलता है तो वो है आपका अनुराधापुर। वो है आपका अनुराधापुर। जो है इसमें क्या है कि लिपि श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चलता है और स्थानों का अभिलेख इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम है पिपरहवा, सहगौरा और महास्थान।
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर मतलब उर्दू टाइप का लिखा जाता था? तो वो है खरोष्ठी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर पढ़ी जाती है? तो ये जो है आपका खरोष्ठी होना चाहिए। तो खरोष्ठी इसमें जो है दिया हुआ है, खरोष्ठी ये हो गया। अशोक का अपने शिलालेखों में समानता जिस नाम से उल्लेख है वह क्या है? तो वो है प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवान प्रिय देवानिदासी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाव प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अशोक सामान्यतः जो है प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी अथवा देवानाम प्रिय के नाम से जो है तो उसका नाम है अशोक। तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अशोक। 1 मिनट हम, हाँ, 61, 62 में क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक कौन सा एक वेक्टर अशोक के प्रस्तर अभिलेख के बारे में गलत है? ये क्या है कि अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये जो है पृथक रचनाएं हैं। तो ये वाला बात गलत है। अन्य तीनों प्रश्न के संदर्भ में सही है। इन पर क्या, इन पर बढ़िया पालिश है। ये अखंड है। स्तंभों का सैफ सुंडाकार है। तो ये जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ, स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणेय अशोक उल्लेखित है? तो वो है कंगलहल्ली। वो क्या है कंगलहल्ली? ये क्या है कि कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगलहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यह सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे राणेय अशोक मतलब राजा अशोक लिखा हुआ है। तो राणेय अशोक कहाँ पे लिखा गया है? तो कंगनहल्ली में लिखा गया है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो वो है मास्की। मास्की में क्या, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। मास्की, गुर्जरा, नेतूर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। क्या क्या है? मास्की, गुर्जरा, नेतूर एवं उडोगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिला है। निम्नलिखित में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो वह है मास्की का लघु शिलालेख। तो क्या है? वो है मास्की का लघु शिलालेख। निम्नलिखित शिलालेखों में निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का उल्लेख हुआ है? अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है वो है गुर्जरा। अशोक का
अशोक का रूमनदेई स्तंभ संबंधित है। तो किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अशोक ने अपने जो है राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां का शिला स्तंभ यानी रूमनदेई लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया तथा राजस्व 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया। तो ये जो है आपका इन्होंने ये आपका कहाँ पे है? रूमनदेई। तो ये आपका बुद्ध के जन्म स्थान गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वो कहाँ पे है? तो वो आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है तो वो कौन सा अभिलेख है? वो आपका भब्रू स्तंभ अभिलेख है। भब्रू यानी बैराट भब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। कालसी क्यों प्रसिद्ध है? तो कालसी जो है अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। कालसी कहाँ पे है? तो ये समझ लीजिए कालसी जो है आपका वो उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिलता है। इसलिए कालसी का जो आपका शिलालेख है वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक मिनट। हाँ, तो कालसी का जो शिलालेख है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अ, हम लोग इसको देखते हैं। कलिंग युद्ध का एक मिनट 71 उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्रति कहाँ पे मिली है? तो जो है कालसी में मिली है। कलिंग युद्ध का विजय क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिला है? तो 13वें शिलालेख। अब आप जान लीजिए इसको इसको कैसे याद रखेंगे? तो जब बहुत लोगों को मार देंगे तो तेरहवीं करनी पड़ती है सबकी। तेरही उसको कहते हैं। तो तेरही से याद रखिएगा कि 13वां शिलालेख से मिला है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय था। अशोक के 13वें शिलालेख में इसे युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साफ मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में जो है आपकी घटित हुई थी। इस शिलालेख में जो है इन्होंने अपने दुख का वर्णन किया है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है तो 13वें शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है। अशोक के निम्न शिलालेखों में अभिलेखों से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा आलेख है? तो वो आपका धार्मिक सहिष्णुता के पूर्णतः अभिलेख जो है आपका अभिलेख नंबर 12 है। तो 12 में पूर्णतः जो है आपका धार्मिक सहिष्णु, उसके बाद 13वें में आपका युद्ध। तो मतलब युद्ध के पहले वो धार्मिक सहिष्णु था, ऐसा माइंड लिंक आपको बना के रखना है। इसमें क्या कहा गया है कि संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय जो है आपके बताए गए हैं। तो आ, मुझे लगता है कि इसका सेकेंड पार्ट हमको लेके आना चाहिए। तो आज हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।